हेलो यार्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपी व केसी में संबंध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केपी और केसी क्या है आपके क्रमशः दाब और सांद्रता की परिस्थिति में साम्य नियतांक है। यदि मैं इस प्रकार की अभिक्रिया की बात करूं कि आपकी अभिक्रिया इस प्रकार से स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स यू, अर्थात ये साम्य अवस्था की परिस्थिति में है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, यह आपकी कोई अभिक्रिया है। अब यदि मुझे इस अभिक्रिया के लिए आपका केसी लिखना है, क्या लिखना है इस अभिक्रिया के लिए आपका केसी लिखना है, तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा? मैं लिखूंगा सी की पावर स्मॉल सी डी की पावर स्मॉल डी डिवाइड बाय ए की पावर स्मॉल ए इंटू बी की पावर स्मॉल बी। ये हो जाएगा आपका केसी इस अभिक्रिया के लिए। यदि मैं बात करूं केपी की, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? प्रेशर ऑफ सी की पावर सी प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए और प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। ये हो जाएगा आपका केपी। ये केसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और केपी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो अब हमें इस केसी और इस केपी में क्या निकालना है? हमें संबंध निकालना है। देखिए, हम संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे? आदर्श गैस समीकरण होता है। आदर्श गैस समीकरण जानते हैं क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण वो क्या होता है आपका? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये होता है आपका आदर्श गैस समीकरण, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये देखिए, V किस में है? P से इनटू में है। इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, अर्थात P बराबर एन आर टी। ये इनटू में था, इस साइड में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा? आपका भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन V। मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ, एन अपॉन V इंटू आर टी। इस प्रकार लिख सकता हूँ, एन अपॉन V इंटू आर टी। मैंने V को केवल इसके अपॉन लिख दिया और आर टी जैसा का वैसा। अब देखिए, n का मतलब क्या होता है? आपका मोल। n का मतलब क्या होता है? मोल। और V का मतलब क्या होता है? आपका आयतन। V का मतलब क्या होता है? आपका आयतन होता है, अर्थात और हम सभी जानते हैं मोल बटा आयतन। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि मोल बटा आयतन क्या होता है? आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है। क्या होता है? आपका सक्रिय द्रव्यमान होता है। मतलब इस n अपॉन v के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका सक्रिय द्रव्यमान लिख सकता हूँ, अर्थात p किसके बराबर हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान गुणा RT, इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात जो आपका p का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? P इज इक्वल टू सक्रिय द्रव्यमान गुणा RT। वो हमने किससे निकाले? इससे। P इज इक्वल टू एनआरटी होता है, V को हमने इस साइड में ले जाए तो एनआरटी अपॉन V। अब मैंने क्या किया? n अपॉन V कर दिया। n अपॉन V क्या होता है आपका? n अपॉन V अर्थात मोल बटा आयतन सक्रिय द्रव्यमान होता है। तो मैंने इसके स्थान पे क्या लिख दिया? सक्रिय द्रव्यमान लिख दिया इंटू RT जैसा का वैसा। तो यहाँ से P का मान कितना निकल गया? हमने P का मान कितना निकल गया? हमारा निकल गया P इज इक्वल टू सक्रिय द्रव्यमान गुणा RT। अब मुझे PA का मान निकालना है, PB का मान निकालना है, PC का मान निकालना है, PD का मान निकालना है। मेरे पास P का मान दिया है और मुझे PA, PB, PC, PD का मान निकालना है। तो इस P के मान के हिसाब से यदि मैं PA लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? PA लिखना चाहूँ, तो P के स्थान पे PA आया तो सक्रिय द्रव्यमान पे के स्थान पे क्या आ जाएगा? A का सक्रिय द्रव्यमान। क्या आ जाएगा आपका? A का सक्रिय द्रव्यमान गुणा RT जैसा का वैसा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ये तापमान है और ये क्या आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जो कि क्या है? स्थिर है। अब क्यों स्थिर है? क्योंकि देखिए, केपी और केसी हम कब निकालते हैं? ये दोनों एक प्रकार से क्या होते हैं? साम्य नियतांक है। और साम्य नियतांक हमें कब प्राप्त होते हैं? जब हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था। किसका नियम पढ़ा था? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा था। और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कब होता है? जब आपका टेम्परेचर क्या हो? स्थिर हो। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नाम यही बोलता है कि स्थिर ताप पर, अर्थात जो T का मान है वो सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, अर्थात नियत रहेगा। इसलिए ये भी नियत है, R भी नियत है। इसलिए हम जब A के लिए दाब लिखेंगे तो मैं इस P को PA लिख सकता हूँ, इस सक्रिय द्रव्यमान को A का सक्रिय द्रव्यमान लिख सकता हूँ, इस सक्रिय द्रव्यमान को A का सक्रिय द्रव्यमान लिख सकता हूँ। किंतु मैं RT को ऐसे लिख सकता कि AR इंटू AT। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसी है? नियत राशि है। वो कैसी है? नियत राशि है। तो PA का मान कितना हो गया? A का सक्रिय द्रव्यमान गुणा RT। किसी के भी सक्रिय द्रव्यमान को लिखना है तो हम क्या बनाते हैं? एक गुरु कोष्ठक बनाते हैं और जिसका भी सक्रिय द्रव्यमान लिखना है उसे क्या कर देते हैं?
इस प्रकार लिख देते हैं। तो ये पीए का मान कितना आ गया, ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आरटी। उसी तरह यदि मैं पीबी का मान लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिखूंगा, बी का सक्रिय द्रव्यमान अर्थात बी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आरटी। अब यदि मैं पीसी का मान लिखना चाहूँ तो इस पी के स्थान पे पीसी आ जाएगा और इस सक्रिय द्रव्यमान के स्थान पे सी का सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा। किसका द्रव्यमान आ जाएगा, सक्रिय सी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आरटी। अब यदि मुझे पीडी का लिखना हो, मतलब इस पी की सहायता से पीडी का मान लिखना हो तो क्या आ जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान, किसका सक्रिय द्रव्यमान, डी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू क्या आ जाएगा आपका आरटी आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आपका आरटी आ जाएगा। तो पीए का मान कितना हो गया, ए का सक्रिय द्रव्यमान गुणा आरटी, पीबी का मान बीआरटी, पीसी का मान सीआरटी और पीडी का मान कितना आ गया, डीआरटी हो गया। अब मैं इस पीए, पीबी, पीसी और पीडी के मान को इस समीकरण नंबर 2 में क्या करूंगा, रखूंगा। इस समीकरण 2 में क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा इसे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, जो यहां से आपका केपी निकल जाएगा, ये जैसा का वैसा। अब देखिए पीसी के स्थान पे मुझे क्या लिखना है, ये सी आर टी, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा सी, मैं इस पीसी के स्थान पे क्या लिख रहा हूं, सी आर टी, सी आर टी जैसा का वैसा और सी की पावर जैसा का वैसा। मैंने बस पीसी के स्थान पे सी आर टी लिखा हो और इस सी की पावर जैसा का वैसा। पीडी के स्थान पे क्या लिखना है मुझे, डी आर टी, तो मैंने पीडी के स्थान पे लिख दिया आपका डी आर टी जैसा का वैसा। ये इंटू का ना भी दिखा तो चलता है, डी आर टी और इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपकी, डी आ जाएगी, इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपकी, डी आ जाएगी। फिर लिखना है पीए, पीए का मान कितना है, ए आर टी, तो मैंने लिख दिया आपको ए और लिख दिया आर टी और क्या आ जाएगा, फिर इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपकी, ए आ जाएगी। फिर क्या आता है आपका पीबी आता है, पीबी का मान कितना है आपका, बी आर टी और ये कितना आ जाएगा आपका बी, और ये बी की पावर जैसा का वैसा। बी की पावर क्या आ जाएगा, जैसा का वैसा। मैंने पीसी का मान रखा, पीडी का मान रखा और ये पावर जैसा का वैसा सी का डी, और फिर पीए का मान रखा और ए की पावर जैसा का वैसा, और फिर पीबी का मान रखा और बी की पावर जैसा का वैसा ही कर दिया। अब देखिए इसे हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। मैथ्स में एक रूल होता है कि यदि दिया हो mn की पावर c, इसका अर्थ होता है m की भी पावर c है और n की भी पावर c है। यदि mn की पावर c दिया, इसका मतलब m की भी पावर c है, n की भी पावर c है। अब यहाँ क्या दिया है, crt की पावर c, इसका क्या मतलब होगा कि इस c की भी मान कितना है, c है, और इस rt का भी मान कितना है, हमारा rt के भी ऊपर किसकी पावर है, c की पावर है। m की वैल्यू यहाँ कितनी है आपकी, c है, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है आपकी, rt और c जैसा का वैसा। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, kp का मान कितना हो जाएगा, c की पावर c, जैसे कि यहाँ हुआ है n की पावर c, और फिर क्या आ जाएगा n की पावर c, n क्या है हमारा rt, क्या आ जाएगा आपका rt की पावर c। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा drt है और इसकी पावर d है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका इस d की पावर कितनी है, स्मॉल d है, और इस rt की पावर कितनी है आपकी, rt की पावर कितनी है आपकी, स्मॉल d है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका ए आर टी की पावर ए है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी ए की भी पावर कितनी है, ए है, और आपकी आर टी की भी पावर कितनी है, आपकी ए है, आर टी की भी पावर कितनी है आपकी ए है। बी आर टी का मतलब क्या होता है, बी की भी पावर कितनी है आपकी, बी है, और आपकी आर टी की भी पावर कितनी है आपकी, बी है। आर टी की भी पावर आपकी कितनी है, बी दी हुई है, आर टी की भी पावर कितनी दी हुई है, बी दी हुई है। इसे मैंने इस नियम की सहायता से ऐसा प्रसार कर लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस सी, इस डी, इस ए और इस बी को एक साथ लिख लेता हूँ, अर्थात केपी बराबर है, इस प्रकार से लिख लेता हूँ। आपका ये हो जाएगा सी की पावर सी, फिर आ जाएगा आपका डी की पावर डी, डिवाइड बाय ए की पावर ए और इस बी की पावर बी। मैंने इसको और इसको साथ में लिख लिया, इसको और इसको क्या लिख लिया, साथ में लिख लिया, और इनको लिख लिया मैंने अलग से। आर टी की पावर सी, आर टी की पावर क्या हो जाएगी आपकी डी, उसी प्रकार से नीचे आर टी की पावर ए, आर टी की पावर कितनी आ जाएगी ए, और आर टी की पावर क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। आर टी की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, बी आ जाएगी, आर टी की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, बी आ जाएगी। मैंने क्या क्या किया, यहाँ पर मैंने सी और डी को एक साथ लिख लिया और इस ए और बी को
एक साथ लिख लिया और इस RTC और RTD को एक साथ लिखा और इस RTA और RTB को इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यदि मैं KC की बात करूं, KC की वैल्यू कितनी होती है आपकी, C की पावर C, D की पावर D डिवाइड बाय A की पावर A और B की पावर क्या होती है, B होती है। अर्थात मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूं, देखिए इसी का रूप है C की पावर C, C की पावर C, D की पावर D, D की पावर D, A की पावर A, A की पावर A और B की पावर B, B की पावर B। अर्थात मैं इन सब के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, मैं KC लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, KC। तो KB बराबर क्या आ जाएगा आपका, KC आ जाएगा। अब बच जाएगा ये RT का क्या होता है, देखते हैं क्या है, RTC RTD डिवाइड बाय RTA और हो जाएगा आपका RTB। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए मैथ्स में और एक रूल होता है आपका, यदि आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो m a प्लस क्या हो जाता है b। देखिए m आधार समान है तो घातें क्या हो गई, a प्लस b हो गई, जुड़ गई। अब देखिए यहाँ भी RT है, यहाँ भी RT है, अर्थात आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो KP बराबर कितना आ जाएगा, KC ऊपर क्या आ जाएगा RT। ओके, आधार समान है, आधार समान था तो हमने आधार को एक ही बार लिखे, उसके बाद घातों को जोड़ दिए, a प्लस बी को जोड़ दिए, तो यहाँ पे C प्लस डी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। डिवाइड बाय आधार समान है तो इसे एक ही बार लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, a और b को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ घाते क्या है आपकी, a और b है, तो a प्लस क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए यदि मैं आगे करूं तो KP जैसा का वैसा बराबर KC भी जैसा का वैसा। अब देखिए जैसे कि 1/a² लिखा है, यदि मैं इस a² को ऊपर लाऊं तो क्या बन जाता है, a की पावर -2 बन जाता है। क्या बन जाता है, a की पावर -2। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, RT की पावर a प्लस b है, यदि मैं इसे ऊपर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये RT C प्लस d जैसा का वैसा, इसे हम ऊपर ही रख रहे हैं। अब यदि मैं इस RT a प्लस b को ऊपर ला लूं तो यह भी क्या है, प्लस में है। अब इसे मैं ऊपर ला लूंगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, RT की पावर -a प्लस b। ये हो जाएगा, ये था भी प्लस में था, जैसे मैंने इसे ऊपर लाया तो जैसे यहाँ +2 से -2 हो गया, उसी प्रकार से यहाँ प्लस a प्लस b से क्या हो जाएगा, -a प्लस b। अब देखिए यहाँ भी क्या है आपके, आधार क्या है, समान है, आधार क्या है आपके, समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, परस्पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ से जो आपका KP का मान आ जाएगा, KP बराबर KC। देखिए आधार समान है तो आधार को एक बार लिख दीजिए, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अर्थात हम C प्लस D प्लस -a प्लस b करेंगे, ये करेंगे हम, क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। क्या करेंगे हम, आधार समान था तो C प्लस D पहली घात धन -a प्लस b दूसरी घात। अब उसमें हम सॉल्व कर लेते हैं तो KP बराबर KC क्या हो जाएगा, RT। देखिए ये माइनस है, अब इस माइनस का इंटू होगा अंदर की ओर, तो क्या हो जाएगा आपका C प्लस D और ये प्लस जैसा का वैसा, अंदर होगा माइनस का गुणा। अब इस माइनस का गुणा यदि a से होगा तो -a, और इस प्लस b का गुणा यदि माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, ये -b हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये -b हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, KP बराबर KC, ये हो गया आपका RT। अब देखिए C प्लस D, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो फाइनली कितना आ जाएगा, C प्लस D -a माइनस b। C प्लस D -a -b, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा C प्लस D -a -b। अब देखिए जो आपके C है, D है, A है, ये B है, ये क्या है, ये है इनके गुणांक है। ये क्या है, इनके गुणांक है, छोटे छोटे क्या है, इनके गुणांक है। ओके, और इन गुणांकों को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये अभिक्रिया लिखा N2 + 3H2 और ये साम्य अवस्था की परिस्थिति में है 2NH3। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने NH3 के 2 मोल लिए हैं, H2 के कितने मोल लिए हैं, 3 मोल लिए हैं, N2 के कितने मोल लिए हैं, 1 मोल लिए हैं। आपके H2 के कितने मोल लिए हैं, 3 मोल लिए हैं।
NH3 के कितने मोल लिए हैं हमने? 2 मोल लिए हैं, मतलब कि यहाँ हमने A के कितने मोल लिए हैं? A मोल लिए हैं। यहाँ B के हमने कितने मोल लिए हैं? B मोल लिए हैं। यहाँ हमने C के कितने मोल लिए हैं? C मोल लिए हैं। और यहाँ पे कैपिटल D के कितने मोल लिए हैं? D मोल लिए हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है? आपके पूरे मोल ही है। एक प्रकार से क्या है? आपके पूरे मोल ही है। और यह ध्यान से देखिए, यदि मैं बात करूं, इसका मान क्या आ जाएगा? आपका डेल एन आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? डेल एन आ जाएगा। RT यहाँ क्या आ जाएगा? आपका डेल एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, डेल का मतलब किससे होता है? आपके परिवर्तन से होता है। डेल का मतलब किससे होता है? आपके परिवर्तन से होता है। और एन का मतलब क्या होता है? आपके मोल से होता है। जब भी हम डेल को उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तन से होता है और एन का मतलब होता है मोल से। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है? आपके मोल में परिवर्तन हो रहा है। डेल एन का मतलब मोल में परिवर्तन। देखिए हम क्या कर रहे हैं? अंतिम मोल जो आपके सी और डी है उसमें से क्या कर रहे हैं? प्रारंभिक मोल को घटा रहे हैं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो वो क्या हो जाता है? आपका परिवर्तन आ जाता है। अर्थात हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं? यहाँ पर मोल में परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा? डेल एन आ जाएगा। और यही होता है आपका अभीष्ट संबंध केपी और केसी में। केपी बराबर केसी RT डेल एन। उपयुक्त ये एक अभिक्रिया है। N2 प्लस 3H2 साम्य अवस्था की परिस्थिति में 2NH3। ये आपको अभिक्रिया दे दी जाएगी एग्जाम में और बोलेगा कि केपी व केसी में संबंध लिखिए। इस समीकरण के लिए जो कि साम्य अवस्था में है, केपी व केसी में क्या स्थापित कीजिए? संबंध स्थापित कीजिए। क्या स्थापित कीजिए? संबंध स्थापित कीजिए। तब हम जानते हैं केपी और केसी में संबंध क्या होता है? आपका केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल एन। यही होता है। हमें केपी और केसी में संबंध देखना है। R क्या रहेगा? कांस्टेंट है। T भी क्या है? कांस्टेंट है। केसी भी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। यदि आपको केसी का मान क्वेश्चन में दिया है तो इसे यहाँ रख दीजिएगा, और केपी भी का मान यदि दिया है तो उसे भी रख दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ क्या दिया? आपको अभिक्रिया दी है और इसके लिए आपको केपी और केसी में क्या लिखना है? संबंध लिखना है। अर्थात आपको केवल किसका मान ज्ञात करना है? इस डेल एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डेल एन का मान ज्ञात करना है। अब हम डेल एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, डेल एन का मान वास्तव में होता कितना है? वो होता है आपका C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। यही आया था हमारे यहाँ। यदि हम देखें केसी RT और यहाँ क्या प्राप्त होता है? C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B, यही प्राप्त हो रहा था हमें यहाँ पर। तो हमने क्या किए थे? इसके स्थान पे हमने डेल एन लिख दिए थे। अर्थात यदि मुझे डेल एन का मान निकालना है तो C प्लस D को जोड़ना पड़ेगा और उसमें से A प्लस B को क्या कर देना होगा? माइनस कर देना होगा। अब हम देखेंगे इस अभिक्रिया के लिए आपके C का मान कितना है। C का मान वास्तव में क्या होता है? यदि अभिक्रिया इस प्रकार की हो, यदि अभिक्रिया इस प्रकार की हो तो आपका C का मान कितना होता है? आपका जो कि कैपिटल C के सामने लिखा रहता है, जो कि कैपिटल C के सामने लिखा रहता है वो C होता है। यहाँ C के स्थान पे क्या है? NH3। तो इस NH3 के सामने जो भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगी? आपके C की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है? आपकी 2 है। C की वैल्यू कितनी है? आपकी 2 है। तो मैं यहाँ के लिख दूंगा आपका 2 लिख दूंगा। प्लस आता है आपका D। अब देखिए, यहाँ C तो है लेकिन क्या D है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ D बिल्कुल नहीं दिया है। कोई कोई अभिक्रिया में दिया होगा, किसी किसी अभिक्रिया में नहीं देता। तो यहाँ D का मान क्या है? नहीं दिया है। अर्थात इस स्मॉल d का मान कितना होगा? हम कुछ भी नहीं मानेंगे। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे, क्योंकि यदि कैपिटल D नहीं दिया तो स्मॉल d तो होगा ही नहीं। तो इसका क्या मान लिया? मैंने 0 मान लिया। और ये माइनस जैसे का वैसा। अब निकालना है A का मान। A क्या होता है आपका? जो इस कैपिटल A के सामने लिखा रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ कैपिटल A की वैल्यू कितनी है? N2 है। A प्लस B, यहाँ आपके कैपिटल A की वैल्यू कितनी है? N2 है। अब हमें इस N2 से कोई मतलब नहीं है। हमें इस N2 के आगे क्या लिखा है? कुछ लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 1 लिखा है। अर्थात स्मॉल a की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी 1 हो गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। प्लस आता है अब आपका स्मॉल b। स्मॉल b क्या होता है? जो कैपिटल B के सामने लिखा होता है। यहाँ कैपिटल B क्या है? आपका H2 है। H2 के सामने क्या लिखा है? आपका 3 लिखा है। तो आपकी स्मॉल b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। तो मैं यहाँ के लिख दूंगा आपका 3 लिख दूंगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। 2 प्लस 0 कितना होता है? 2 माइनस 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 1 प्लस 3 4 होता है। और 2 माइनस 4 कितना होता है? -2 होता है। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए जो आपको अभिक्रिया दी है, डेल एन का मान कितना हो गया? आपका -2 हो गया। तो मैं इस डेल एन के मान को क्या लिख लूंगा? -2। अर्थात जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आपका Kp इज इक्वल टू Kc
आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर -2 क्योंकि डायलेंट का मान -2 दिया हुआ है। ओके, हमें मुख्यतः बस यही देखना है कि हमें डायलेंट का मान किस प्रकार निकालना है। C प्लस डी जो इधर C प्लस डी का मतलब क्या है आपका उत्पाद, C प्लस डी का मतलब क्या है आपका उत्पाद की मोल और ये क्या आपका अभिकारक है A प्लस बी। देखिए अभिकारक A प्लस बी है और आपके उत्पाद क्या है C प्लस डी है। ये तो हो गया आपकी ये वाली अभिक्रिया। अब यदि मैं कोई दूसरे अन्य अभिक्रिया लूं आपकी दूसरी अभिक्रिया लूं और ये वाली अभिक्रिया में ले ले तो आपकी 2NH3 और ये साम्यावस्था की स्थिति में है N2 प्लस 3H2। अब यदि मुझे इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc में संबंध दिखाना है तो मैं किस प्रकार से दिखाऊंगा। मुझे चाहिए होगी केवल किसकी वैल्यू डेलन की वैल्यू चाहिए होगी। तो डेलन की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं हम C प्लस डी माइनस ऑफ A प्लस बी। क्या हो जाता है माइनस ऑफ A प्लस बी। अब इस परिस्थिति में आपका अभिकारक क्या है, ये है NH3 आपका अभिकारक है। उस परिस्थिति में NH3 आपका उत्पाद था और N2 प्लस H2 क्या है आपका उत्पाद है, जबकि पिछले क्या था ये था अभिकारक क्योंकि इधर था और NH3 इधर था तो ये था उत्पाद। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये अभिकारक ये है उत्पाद। अब बताइए इस अभिक्रिया में C का मान क्या होगा आपका। देखिए यहाँ पर कैपिटल C का मान कितना है आपका N2 है। कैपिटल C का मान N2 है। इस N2 के आगे जो भी रहेगा वही होगा आपके स्मॉल c का मान। तो इस N2 के आगे कुछ नहीं मतलब क्या लिखा है 1 लिखा है, अर्थात यहाँ स्मॉल c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बात आती है D की। D कब आएगा जब आपका कैपिटल D होगा। यहाँ कैपिटल D है बिल्कुल है, कैपिटल D के स्थान पे क्या है H2 है। इस कैपिटल D के सामने जो भी लिखा होता है जो कि आगे लिखा होता है स्मॉल d लिखा है वही हो जाएगी आपकी स्मॉल d की वैल्यू। यहाँ H2 के आगे क्या लिखा है आपका 3 लिखा है तो आपकी स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 हो गई। माइनस A क्या होता है आपका जो कि आपके कैपिटल A के सामने लिखा रहता है। यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू कितनी है आपकी NH3 है। कितनी आपकी NH3 है तो आपके स्मॉल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा आपका 2 लिख दूंगा प्लस B। अब यदि मुझे B निकालना है तो क्या चाहिए होगा आपका कैपिटल B चाहिए होगा। क्या है कैपिटल B है बिल्कुल भी नहीं आता आपका स्मॉल b भी नहीं होगा, मतलब स्मॉल b की वैल्यू कितनी मान लेंगे 0 मान लेंगे। 1 प्लस 3 4 माइनस 2 प्लस 0 2 अर्थात 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब डेलन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। मतलब इस अभिक्रिया के लिए डेलन का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो Kp इक्वल टू Kc RT की कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका Kp और Kc में संबंध। लेकिन यदि मैं इस अभिक्रिया की बात करूं N2 प्लस 3H2 gives you साम्यावस्था की स्थिति में 2NH3। इसके लिए यदि मैं लिख रहा था तो क्या आ रहा था आपका Kp इज इक्वल टू Kc हो गया था आपका RT -2। क्या आ रहा था आपका यहाँ -2 आ रहा था जबकि क्या आ रहा है +2 आया था। डेलन का मान हमें संबंध के निकालना है और इस प्रकार ये क्या आ गया हमारा संबंध आ गया।